तो गोदान का मतलब सबसे पहले तो क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस किताब को स्टार्ट करने से भी पहले। गोदान का मतलब होता है हिंदुइज्म में कि आप किसी एक काऊ को किसी ब्राह्मण को गिफ्ट करें एज, जैसे कि अगर कोई मरने वाला होता है उसके जस्ट पहले, ताकि उसके सारे पाप धुल जाएं और वो जन्नत उसे मिले, दैट इज़ टू से। सो इतना सुन के आपको लग रहा होगा ये किताब रेलेवेंट हो ही नहीं सकती है आज के ज़माने में, बट बिलीव मी दिस बुक इज़ सो रेलेवेंट like in today's world and in every other world. This book will be relevant forever, and this is the most important. This is called the magnum opus of Premchand for a reason. This is the book is so realistic, not at all idealistic. I mean, प्रेमचंद को आइडियलिस्टिक कहा जाता है। I mean, if you read कर्मभूमि you will realize that he is kind of an idealist, but ये किताब बहुत ज़्यादा रियलिज़म इस किताब की एक एक पन्ने में है, एक एक शब्द में है, और इसी वजह से मुझे ये किताब सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज़ ये एक चीज़ के बारे में नहीं बल्कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती है, और ना कि जस्ट एक चीज़ को एक पर्सपेक्टिव से देख के छोड़ देती है। दूसरी चीज़ जो मुझे इस बुक के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है वो है कि इतने सारे थीम्स को, इतने सारे थॉट्स को किस तरीके से एक ही किताब में इंक्लूड किया गया है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी किताब के लिए। आजकल हम बात करते हैं सोशल इश्यूज़ एंड एवरीथिंग कि ये बुक्स में होना चाहिए, मूवीज़ में होना चाहिए एंड एवरीथिंग। प्रेमचंद हैज़ डन इट इन हिज ओन टाइम। Almost every issue has been raised in this book, which you talk about feminism, you talk about poor people exploitation, you talk about feminism, you talk about exploitation, you talk about unemployment, you talk about anything, literally industrialism, everything is here in this book। और हर एक चीज़ को इतनी बारीकी से ऑब्जर्व करके और फिर लिखना इज़ जस्ट what makes Premchand a classic writer, a writer who is so realistic in his thoughts and so realistic in his presentation of the work। सबसे पहले हम आ जाते हैं कहानी के ऊपर। तो गोदान की कहानी डिवाइडेड है इनटू 2 सेक्शंस मेरे हिसाब से, क्योंकि एक जगह पे हम दिखाते हैं जो कि कंटिन्यूअसली पैरेलल चलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, बट अगर हम उसे डिवाइड करें तो वो अलग अलग चीज़ें हमें दिखा रहे हैं। पहला दिखाता है हम लोगों को एकदम गांव, रूरल टाइप एरिया की problems and what they have to face and what kind of problems are there in their lives, जिसकी कहानी स्टार्ट होती है इस किताब से फर्स्ट पेज से ही। सो कहानी स्टार्ट होती है होरी से। होरी एक फार्मर है और बहुत ही पुअर है, डेब्ट में हमेशा रहता है, एंड उसकी एक ही विश है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक बार एक काऊ खरीदे, बिकॉज उस टाइम पे एक गाय होना एक घर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी थी, एक प्राइड की चीज़ होती थी कि नहीं, जैसे आज के ज़माने में होता है हमारे पास कार होनी चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वैसे ही एक गाय होना। I know these kind of things are very difficult for us to understand, but this used to happen and I've heard about it from my grandmother and grandfather as well. So ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी, और होरी को ये गाय लेनी ही है। और एक दिन बस ऐसा होता है कि उसे कहीं से एक गाय मिल जाती है। एक दूसरा फार्मर होता है भोला, जो कि उसे कहता है कि गाय वो दे सकता है, और बाद में जब उसके पास पैसे हों तो भोला उसे
रिटर्न कर सकता है। बट होता क्या है कि होरी और उसके भाई में एक झड़प हो जाती है, और जिसकी वजह से उसका भाई, जिसका नाम होता है हीरा, वो उस गाय को पॉइजन कर देता है और गाय को मार डालता है। एंड द थिंग इज कि अब उसे कर्ज तो चुकाना ही है गाय का, जो कि उसने खरीदी है, और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और गाय मर गई, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरी चीज़ ये है कि अब वो अपने भाई को भी बचाना चाहता है, क्योंकि एक काऊ को मारना हिंदुइज्म में, एज यू पीपल नो, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइम और सिन, व्हाट यू कैन। तो इस तरह कहानी स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, होरी की एक वाइफ है जिसका नाम धनिया है, और उसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़के। एज अ पार्ट ऑफ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रेमचंद हैज ट्राइड टू इनकलकेट every social issue that he can in his novel, and that is what makes Godan a classic. He has raised like every social issue such as farmer exploitation, the question of feminism, the question that how our society is male oriented or patriarchal in nature, and that needs to be changed, because we see every woman in the novel, almost every woman being exploited by her husband or the male counterpart. And yes, I think that was very progressive of him to write about all those things, though I think that there are some limitations that Premchand's work come with, and that I think should have been eradicated, then his novels would have been more. But I think अगर उस टाइम के हिसाब से सोचा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव और अपने आप में ही एक अलग मिसाल है। तो कहानी के दूसरे पार्ट पे आते हैं, जो कि एक अर्बन सोसाइटी को दिखाती है, और किस तरीके से अर्बन men are different from rural men, and how urban women are different from rural women. It has characters like Mr. Mehta, who is I don't know, very difficult to understand, very complex character, and I think one of the most complex characters of any of Premchand's novel. And a girl called Miss Malti, who is England written doctor, and she is independent and wants to live her life as she pleases to, and those are the kinds of things which people are not able to digest due to obvious reasons, as we know. Those are the kinds of things that make this novel so thought provoking. तो इस कहानी में बहुत ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है नेचर में, और उनको समझने के लिए एक अलग ही आप एक बार में उन्हें नहीं समझ सकते. यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी uncomfortable while reading these characters, because they feel we have hypocrite people in this novel also, who are something else from the outside and something else from the inside, and we have women like who are suffering from domestic violence and suffering from the patriarchal system, and they are fighting towards it, but they are not getting any support, and that sometimes make you so frustrated while reading this novel. The girl, Miss Malti, is constantly in love with this guy called Mr. Mehta, who is a professor, and he has some other kind of definitions of love and of an ideal wife, which I think are kind of problematic. But from a feminist point of view, first of all, because many people will eventually relate to Mr. Mehta, but I think that Mr. Mehta is a very conservative kind of character, and I will read a few instances where it comes to light that how these things cannot be appreciated. First of all, I mean, no matter how progressive Premchand was, but there are a few limitations that he comes with, and yes, and that is why
a character like Mr. Mehta cannot be appreciated that much. So here I am going to read out a few instances where Mr. Mehta comes out as a very conservative and a very narrow minded person. So इस जगह पे प्रेमचंद बता रहे हैं कि उन्हें किस टाइप की इंसान चाहिए. बेसिकली वो बता रहे हैं कि मिस मालती क्यों लायक नहीं है उनकी वाइफ बनने के लिए, और क्या उन्हें चाहिए अपनी फ्यूचर वाइफ में. सो प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड या हियर इट गोज़. मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है जो अपनी बेज़बानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटा कर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है. देह पुरुष की रहती है पर आत्मा स्त्री की होती है. आप कहेंगे मर्द अपने को क्यों नहीं मिटाता, औरत से ही क्यों इतनी आशा करता है. मर्द में वह सामर्थ्य ही नहीं है. अपने आप को मिटाएगा तो शून्य हो जाएगा. वह किसी गोह में जाकर बैठेगा और सर्वात्मा से मिल जाने का स्वप्न देखेगा. वह तेज प्रधान जीव है और अहंकार में यह समझकर कि वह ज्ञान का पुतला है, सीधा ईश्वर में लीन होने की कल्पना करता रहता है. स्त्री पृथ्वी की भांति धैर्यवान, शांति संपन्न है, सहिष्णु है. पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो वह महात्मा बन जाता है, लेकिन नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह उल्टा हो जाती है. पुरुष आकर्षित होता है उस स्त्री की ओर जो सर्वाश्म में स्त्री हो. मालती ने अभी तक मुझे आकर्षित नहीं किया. मैं आपसे किन शब्दों में कहूँ कि स्त्री मेरी नज़रों में क्या है. संसार में जो कुछ सुंदर है उसी की प्रतिमा को मैं स्त्री कहता हूँ. मैं उससे यह आशा रखता हूँ कि मैं उसे मार भी डालूँ तो भी प्रतिहिंसा का भाव उसमें ना आए. अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री को प्यार करूँ तो भी उसकी ईर्ष्या ना जागे. ऐसी स्त्री पाकर मैं उसके चरणों में गिर पड़ूंगा और उस पर अपने को अर्पण कर दूंगा. So this was the speech that made me a little uncomfortable and made me question Premchand. First of all, what I come to know from this speech and what I can conclude is कि Premchand supports a traditional woman more than a modern one. This is very much apparent in his novels, and I think he is not able to accept the idea of a modern woman, though he thinks respect is the most important thing that a woman should be given, and she is deservingly so. Now we cannot talk about Premchand as a conservative or as a feminist because he lies somewhere in between these two extremes, and it would be very childish to place him between both these extremes because he is not a conservative, because we have seen he is supporting women all through his books, because talking about these issues in itself is a very big thing that he is doing, that he has done over the years. But yes, he does have a few limitations when it comes to talking about women, when it comes to talking about modern women and accepting their thoughts first of all. And yes, those are the kind of things that make Premchand very relevant today, but I think not everything in his novels should be, and this is why people should put their brains into reading any of the book. Because I think critical thinking is very important while you read any book, because you cannot say that, oh, this is a classic, I accept all the ideas presented by author in the book because that is a classic writer. You cannot do that. I mean, you should not do that, because चाहे जितना ही अच्छा राइटर क्यों ना हो, there are some limitations. For example, this lady has done something which we all cannot appreciate. So simply accepting all the thoughts presented in any book means that you are really just reading the novel and not
thinking critically about it and not putting up your brain in that book. You are just reading for the sake of finishing a book or reading a book. It's not one of those novels. When it comes to all these kinds of social issues, you cannot say that you accept all the thoughts given in the book. So I think read Premchand, but put your own mind into that book. And for every book I will say that read. Premchand is a classic writer. He has written everything which is the best in itself, but times have changed, and this may have been this kind of thought may have been okay. Maybe Premchand, if he was present today, then he would have even not liked his own book, not his own thoughts. But the thing is that we are here and we have seen these books. He seems a conservative, but reading Premchand is very important because you get to know so much about the colonial India and about how things were at that point in time, and what kind of things were important, what kind of things were not important. So I think please read Premchand, but when it comes to any author, don't accept all the thoughts. First you have to think about it sometimes, and just think about it. That is the meaning of literature, to be thought-provoking, to force you to think, to force you to have your own thoughts, have your own opinions, and see if the things are good or not, if the things are right or wrong. I think with this I'm gonna wrap up this video, and I hope you will read some of Premchand's books, and if you have read any of Premchand's book, comment down below. And if you like the video, please like it and share it with your friends, and subscribe to my channel for more such videos. Until then, bye bye. I will see you in the next video.